जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होता है, और आज हम जल्दी जल्दी इस लेक्चर में क्विकली एक ओवर व्यू लेंगे कि इसमें डिफरेंट चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। यही चीज़ जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की है, और तकरीबन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इफेक्ट्स होते हैं सबस्ट्रेट के, सॉल्वेंट के, वो बेस के या फिर लिविंग ग्रुप के, वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। तो अगर आप डीप कॉन्सेप्ट इसका लेना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो डेट लेक्चर ऑफ माइन। लेकिन यहाँ पे हम क्विकली जो है वो रिव्यू देंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे अफेक्ट करती हैं। अगर हम सबस्ट्रेट के इफेक्ट को देखें तो सबस्ट्रेट में आ जाता है कि टर्शरी सबस्ट्रेट है, प्राइमरी सबस्ट्रेट है या फिर सेकेंडरी सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले अगर टर्शरी सबस्ट्रेट है तो जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो सबसे मेजर मैकेनिज्म होगा उसमें SN1 होता था, यहाँ पे E1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, E1 मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले कार्बोकटाइन बनता है, और क्योंकि आपका जो टर्शरी सबस्ट्रेट होता है वो पुश करता है लिविंग ग्रुप को कि वो जल्दी से बाहर निकले और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, और वो अपने आप को स्टेबल करता है। जिस फॉर्म में वो पहले होता है उसमें वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना वो कार्बोकटाइन बनने के बाद होता है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने के बाद होता है। तो जो टर्शरी आपके सबस्ट्रेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये टेंडेंसी होती है कि वो कार्बोकटाइन बनाए, और जो है वो मैकेनिज्म जो है टर्शरी सबस्ट्रेट में वो E1 जो है होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो बनने के बाद स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी जहाँ पे इंक्रीज़ हो वो उसी डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो आपका टर्शरी सबस्ट्रेट चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा हो या है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा हो, वो हमेशा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को ही प्रेफर करेगा, कार्बोकटाइन बनाने को प्रेफर करेगा। तो इसमें जो मेजर जो है वो E1 मैकेनिज्म ही होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की निस्बत यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे E1 मैकेनिज्म के अलावा E2 भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे जब हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था उसमें जो न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना होता था, ये होता है ना कि E2 का मतलब उसमें SN2 मैकेनिज्म कभी भी नहीं होता है टर्शरी सबस्ट्रेट में, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसने यहाँ पे आके अटैक करना है, तो वो ऑलरेडी इतना क्राउडेड है कि यहाँ पे इस सेंटर पे आके वो अटैक नहीं कर सकता कि कार्बोकटाइन बनाए बगैर। E2 मैकेनिज्म का मतलब SN2 मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कार्बोकटाइन नहीं बन रही। अगर हम फॉलो करवाना चाहें, जो कि हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो होगा और E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा टर्शरी सबस्ट्रेट में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के केस में ये वाला जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो कभी भी नहीं होता, लेकिन एलिमिनेशन में ये वाला हो सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन में बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कभी भी क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो कार्बोकटाइन बनाए बगैर अगर कोई आप न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करवाना चाहते हैं तो वो करवाना बहुत पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर इन कंट्रास्ट में हम अगर एलिमिनेशन रिएक्शन देखें, E2 मैकेनिज्म देखें, तो E2 मैकेनिज्म ने तो कुछ नहीं करना होता। E2 मैकेनिज्म में तो जो इसका हाइड्रोजन है बाहर वाला, बेस ने, एलिमिनेशन रिएक्शन में यही होता है ना, बेस आके हाइड्रोजन को जो है वो अटैक करती है। तो चाहे ये कितना मर्जी क्राउडेड क्यों ना हो, तो बेस ने आके तो बाहर वाली हाइड्रोजन पे ही अटैक करना है ना। तो बेस एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो बायोमॉलिक्यूलर E2 मैकेनिज्म को टर्शरी सबस्ट्रेट के केस में फॉलो किया जा सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के केस में कभी भी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जा सकता। लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन हो, जो मेजर मैकेनिज्म है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कार्बोकटाइन का बनना है, वो है E1 और SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और अगर हम सेकेंडरी में लिखें तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिक्सचर जो था, आप यू कैन कंसल्ट, अगर आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं तो उसमें SN1 और SN2 का मिक्सचर कोई बीच का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता था। लेकिन एलिमिनेशन में मिक्सचर यूज़ नहीं किया जाएगा, कंडीशन पर डिपेंड करते, कभी E1 मैकेनिज्म हो सकता है, कभी E2 मैकेनिज्म हो सकता है। और प्राइमरी सबस्ट्रेट में जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वहाँ पे प्राइमरी हेलाइड जब होता था, सबस्ट्रेट जब होता था तो E2 मैकेनिज्म होता था। यहाँ पे भी प्राइमरी सबस्ट्रेट में E2 मैकेनिज्म ही होगा। ये तो हो गया सबस्ट्रेट का केस। अब बेस कहा जाता है कि बेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता था उतना ही वन स्टेप मैकेनिज्म ज़्यादा प्रमोट होता था कि कार्बोकटाइन को वो बनने ही नहीं देता था। इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता था, आके अटैक करता था, उसी स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाता था और प्रोडक्ट बन जाती थी। जस्ट लाइक दैट अगर यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी कार्बोकटाइन वो बनने ही नहीं देगा। एक स्टेप में E2 मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड होगा और E2 मैकेनिज्म
मैकेनिज्म में वो अपना प्रोडक्ट बना देगा। तो अगर सॉल्वेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और हायर कंसंट्रेशन में है तो जो मैकेनिज्म होगा वो E2 होगा, वन स्टेप मैकेनिज्म। और अगर वो सॉल्वेंट बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है या वह वीक है या फिर उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो उसको बड़ा टाइम मिलेगा कि वो आराम से E2 मैकेनिज्म जो है वो E1 मैकेनिज्म फॉलो करे, उसमें कार्बोकेटाइन पहले बने फिर बाद में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बने, बेस आ जाके अटैक करे। तो उसके पास टाइम है क्योंकि वो वीक है, ठीक है। तो वीक होने के केस में या कंसंट्रेशन लो होने के केस में या फिर सॉल्वेंट एज अ बेस एक्ट कर रहा है वो भी वीक बेस होती है, तो जो मैकेनिज्म होगा वो E1 मैकेनिज्म होगा। ओके, और अगर हम इसी केस में सॉल्वेंट को डिस्कस कर लें, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, तो सॉल्वेंट जितना पोलर होगा जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही आपका E1 मैकेनिज्म ज़्यादा फॉलोड होगा। E1 मैकेनिज्म क्यों फॉलो होगा, क्योंकि जो आपका E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कार्बोकेटाइन बनाने की तरफ पोलर जो सॉल्वेंट है उसको पुश करेगा। उसका जो नेगेटिव एंड है, इसका आपका ये सॉल्वेंट है, इसका जो नेगेटिव एंड है वो आपके सबस्ट्रेट के पॉजिटिव एंड को खींचेगा, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव एंड है वो सबस्ट्रेट के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो अट्रैक्ट हो गया तो इवेंचुअली जो है आपका लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और पीछे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उसको तोड़ देगा अट्रैक्शन की वजह से। तो जब कार्बोकेटाइन बनने का क्या मतलब है, E1 मैकेनिज्म। तो जितना पोलर जो है वो आपका सॉल्वेंट होगा उतना ही आपका E1 मैकेनिज्म ज़्यादा प्रेफर होगा, और जितना आपका सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर होगा, लेस पोलर होने के केस में उसका उल्ट E2 मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा प्रेफर होगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह है, ये भी एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बिल्कुल सिमिलर है, उसमें भी ये केस इसी तरह ही होता है। ओके, तो उसमें हम देख लेते हैं अब लिविंग ग्रुप का इफेक्ट। लिविंग ग्रुप जो है वो जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतनी ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम लिविंग ग्रुप को भी यहाँ पे लिख लें, यहाँ मैंने वैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन कर लें तो जितना ये ज़्यादा जल्दी निकलेगा उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन बनने की, और कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, E1 मैकेनिज्म। तो जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और जितना लिविंग ग्रुप बैड होगा उतना E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। अब यहाँ ये है कि कार्बोकेटाइन तो E1 में भी बन रहा है, कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म में भी बन रहा है, तो वही कंपटीशन हो सकता है कि प्रोडक्ट एलिमिनेशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। दोनों में कार्बोकेटाइन दरमियान में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो दोनों में सेम है। तो अगर वो डिपेंड अप करेगा कि अटैक करने वाला कैसा है, अगर अटैक करने वाला हाइड्रोजन पे आके अटैक करता है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगी, और अगर वो आगे कार्बन पे अटैक करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगी आपकी। तो लिविंग ग्रुप का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि लिविंग ग्रुप तो पहले ही निकल जाता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप पहले ही निकल जाता है, उसके बाद जो अटैक करती है चीज़ें E1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म में, तो लिविंग ग्रुप का कोई भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म में और SN1 मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि वो पहले ही निकल जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनती है। अटैक बाद में होते हैं न्यूक्लियोफाइल का या बेस का, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बनती है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप इन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर बायोमॉलिक्यूलर हो तो फिर उसमें इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूलर में ये देखें आपका, अगर हम ये वाला ले रहे हैं आपका सबस्ट्रेट, ये आपकी बेस ले रहे हैं, हैवी बेस ले रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट्स बनने की डिपेंडिंग अपॉन लिविंग ग्रुप। अगर ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप है तो ये वाली प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा बनेगी, 85% बनेगी, और अगर हम ब्रोमाइड की जगह ऑक्सी टायोसाइलेट लगा देते हैं, कोई और लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, तो यही प्रोडक्ट जो 85% थी वो 1% बनेगा। तो लिविंग ग्रुप की वजह से बायोमॉलिक्यूलर में तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, अफेक्ट हो रहा है कि प्रोडक्ट कौन सी ज़्यादा बनेगी कौन सी कम बनेगी, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड टू के एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या सारी चीज़ों के इफेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने समराइज करने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्किंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।